Hello everyone, very good afternoon to all of you। एक बार ऑडियो का कंफर्म करेंगे सभी। कैसे हो सब लोग? जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे सभी फटाफट से। आई वेलकम ऑल टू द अनअकैडमी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इंडिया सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। जल्दी से कनेक्ट करेंगे। अपना लेक्चर नंबर ये 2 रहने वाला है आज का ये अपना लेक्चर नंबर 2 रहेगा। बाहर बारिश बहुत तेज हो रहा है दोस्तों, तो नेटवर्क इश्यू रह सकता है थोड़ा सा। बाहर बारिश हो रहा है आज अपने यहाँ, और कहाँ कहाँ हो रहा है आप लोग भी बताएंगे। ये लेक्चर नंबर अपना रहेगा 2, बायो इनऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर ये 2 रहेगा, लेक्चर नंबर 2। जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे सभी। तो देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पोरफाइन, पोरफायरिन रिंग और इनके बारे में डिस्कस किया था। एक आपको आइडिया देने की मैंने कोशिश की थी, डिटेल डिस्कस किया था। आज हम 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, बेसिकली तो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, बट हीमोग्लोबिन अपने आप में एक बहुत बड़ा है। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हीमोग्लोबिन को पढ़ने के बाद हमें मायोग्लोबिन का क्लियर होगा। बट आज हम कुछ क्या करेंगे, मायोग्लोबिन के बारे में जानकारी लेंगे डिटेल में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हीमोसाइनिन। 2 टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और पहले ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे क्या है, ऑक्सीजन कैरियर्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब जैसे आप बोल सकते हो ह्यूमन बींग के अंदर जैसे हीमोग्लोबिन है, कोई ऑर्थोपोडा, इनके अंदर मोलुस्का, इनके अंदर क्या है, हीमोसाइनिन काम करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या करते हैं, ये अपना अपना रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो एक बार सभी जल्दी से अपना कनेक्ट करेंगे, जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन दिक्कत करेगा आज एकदम से, बिल्कुल, क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है, इस वजह से वीडियो रुक सकता है, और लग ही रहा है मेरे को। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपके लिए ऑफर है दोस्तों, 12+2। 12+2 क्या है, अगर 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 14 मंथ का मिलेगा वैलिडिटी पीरियड। मतलब 2 मंथ का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है इसके अंदर। और ये कब तक है, 23 से लेकर 30 सितंबर के बीच में अगर आप लेते हैं ऑफर वैलिड है ये 23 से लेकर 30 सितंबर तक। इसके अलावा आउटसाइड बैच चल रहा है दोस्तों एकदम से, ये 8 सितंबर से स्टार्ट है आउटसाइड बैच। फिजिकल साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए चल रहा है 15 सितंबर से। ठीक है, 15 सितंबर से किसके लिए चल रहा है, कॉमर्स के लिए चल रहा है, कॉमर्स का बैच। इसके लिए आउटसाइड बैच फॉर केमिकल साइंस 23 से स्टार्ट हुआ है, एक 15 से स्टार्ट हुआ है। स्पेशल क्लासेस की बात करें, अगर स्पेशल क्लासेस के ऑफर की बात करें तो यहाँ देखिए ये ऑफर क्या है, ये तो बिल्कुल एकदम फ्री है, एकदम फ्री। स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री है। इनको देखने के लिए आप BCAM10 कोड यूज कर सकते हो, और 10% क्या ले सकते हो डिस्काउंट प्लस के ऊपर BCAM10 कोड के साथ। स्पेशल क्लासेस को तो आप फ्री में देख सकते हो BCAM10 कोड यूज करके, और प्लस के ऊपर आप सब्सक्रिप्शन के दौरान 10% डिस्काउंट भी पा सकते हो इस कोड का यूज करके। इसके अलावा इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज होता है स्पेशल क्लास के ऊपर। पोल पोल वाला एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि इसमें आपको क्या लगता है कि जैसे मान ली 30-40 मुन्ना एक साथ देख रहा है, तो वहां से एक आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपको टाइम दिया जाता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। रेज एंड क्या है, जैसे ऑफलाइन वाला है, आप एजुकेटर से बात कर सकते हो, या जैसे ऑफलाइन क्लास में पीछे बैठा होता है स्टूडेंट्स खड़ा होकर बोलता है ना सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, सेम वैसा ये है। इसके अलावा आपको लेक्चर नोट्स मिल जाता है एनी टाइम एनीवेयर। क्या है, क्लास के बाद आपको लेक्चर नोट्स मिल जाता है PDF फॉर्म में। इसके बाद एनी टाइम एनीवेयर क्या है कि आप मान लीजिए उस टाइम पे बिजी है, मान लीजिए लाइव भी देख सकते हैं। अगर आप उस टाइम पे बिजी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड भी बाद में क्लास को देख सकते हैं। अगर आप एजुकेटर को फॉलो करके रखते हैं तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ जाता है एकदम से जब भी लेक्चर स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अपने ये सेशंस हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैंने स्पेशल क्लास पे स्टार्ट किया हुआ है। वेरी गुड आफ्टरनून। बट एक बार इंटरनेट कनेक्शन का दिक्कत तो नहीं है, वीडियो रुक तो नहीं रहा है? पम्मी वर्मा जी बताइए एक बार, वीडियो रुक तो नहीं रहा है? क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रहा है बाहर, तो बारिश की वजह से वाईफाई कनेक्शन थोड़ा सा इंटरप्ट हो सकता है। तो कल अपने कितने सेशन होने वाले हैं, सुबह 9:30 पे होगा कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 10 AM पे कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। उसके बाद 6 PM हम मिलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक्स OMC के साथ। 8 PM हम मिलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ।
ठीक है। और एक सेशन में और भी सोच रहा था लेने की आपके लिए, एक सेशन और भी सोच रहा था। इसके अलावा देखिए आज के जो सेशन है, आज 2 सेशन है, एक 6 PM होगा और एक 8 PM होगा, एक 6 PM होगा और एक 8 PM होगा। 2 सेशन आज भी होंगे, आज भी 2 सेशन होंगे, 8 PM एंड 6 PM। 6 PM अपना रहेगा OMC का टुडे और शाम को रहेगा कोऑर्डिनेशन का 8 बजे। 2 सेशन ऐप के ऊपर आज भी है, ठीक है, तो उनको आप देख सकते हो। नो सर ऑल ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। तो इसके अलावा देखिए आज के टॉपिक, ये जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का चल रहा है, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है प्राइस वो हाइक कर सकता है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करें MB के बारे में, मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ हम हीमोसाइनिन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हीमोग्लोबिन जो है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा लेक्चर है, मतलब उस पर आपको कम से कम 2 घंटे का लेक्चर एक साथ जब पढ़ेंगे तो वो क्लियर होगा। मतलब उसमें सारे इफेक्ट्स आएंगे, कोऑपरेटिव इफेक्ट्स, बोहर इफेक्ट्स, पीएच का। तो जब उसको हीमोग्लोबिन को पढ़ेंगे तो जो पीएच का इफेक्ट है, या अपने हम बोल सकते हैं जो इफेक्ट्स है सिकल सेल एनीमिया वगैरह, वो सारे इसके अंदर पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे तब इसके जो पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। बेसिक आज हम ये डिस्कस करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या होता है। इसके अलावा यहाँ आपने पढ़ा होगा एडल्ट हीमोग्लोबिन, पढ़ा है क्या आपने? और एक होता है मान ली बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन, एक ब्लू बेबीज के नाम से भी आता है, HF भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें आपने नहीं पढ़ी होगी, ये जब हम हीमोग्लोबिन को पढ़ेंगे उस दिन ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ब्लू सिंड्रोम नाम से। और ये सारी चीजें जो आती है कि ब्लू बेबीज ब्लू कलर के क्यों हो जाते हैं छोटे बच्चों में, तो वो क्या रीजन क्या होता है, वो सारा हुई में दिया हुआ है। ये सारी चीजें हम जब हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अबाउट मी देख सकते हो आप। इसके अलावा अनअकैडमी पे 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन भी होता है दोस्तों, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस में आपको क्या मिलता है, लाइव क्लासेस, क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स। और आइकॉनिक के अंदर आपको एनालिसिस, स्टडी प्लानर, सब स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, ये सब चीज़ें मिलती है। इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पहले आपको ऐप डाउनलोड करना होता है, देन आप क्या करते हैं UGC नेट अपना कैटेगरी चूज करते हैं और उसके बाद आप कोई भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 6 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। और कोड यूज करते हैं BCAM10 तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है, और 10% डिस्काउंट, ठीक है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि कितने महीने में मेरी तैयारी हो सकती है, ऐसा कुछ भी जो भी, ठीक है। आइकॉनिक में 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। इसके अलावा पे करने का मेथड है कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, EMI, कैश, कैसे भी आप कर सकते हो। बग्स बंटी रिगार्डिंग टू इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, अगर आपको कहीं भी लगता है तो आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे सबके साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के मामले की तरफ। चलिए जी स्टार्ट किया जाए मामला एकदम से ज़बरदस्त तरीके से। लेके चलता हूँ मैं आपको जो अपना आज का मामला है उसकी तरफ। कल का जो एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइंड करवा देता हूँ आपको, जो जो हमने कल डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले बायो इनऑर्गेनिक में हमने पहले कल 3 टर्म पढ़ा था, और 3 टर्म में हमने सबसे पहले पढ़ा पोरफायरिन रिंग, पोरफाइन, पोरफायरिन, मेटेलोपोरफायरिन, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की। उसके बाद हमारे पास आया मेटेलोपोरफाइन। मेटेलोपोरफाइन में हमने आपको बताया कि पोरफायरिन क्या होता है, पोरफाइन का डेरिवेटिव होता है, कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे, क्या आएगा, ये सब चीज़ें। फिर हमने यूवी ग्राफ के बारे में पढ़ा, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे शो होता है, ये चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद हमने क्या किया, पोरफायरिन क्या होता है इसके बारे में आपसे डिस्कस किया। देन हमने आगे बढ़े, और जब हम आगे बढ़े तो हम आपके पास आया कि मीजो और ऑर्थो में कितना क्या डिफरेंस आएगा। क्या बात भाई, वाईफाई रुका हुआ है क्या, मोबाइल में क्यों नहीं चल रहा भाई साहब? क्या दिक्कत हो गई वैसे? ऐसे तो मत करो यार, सारा क्लास खराब हो जाएगा ऐसे तो, ठीक है। तो यहाँ हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था, यहाँ IR का सिग्नल खत्म हो जाता है जब मेटल जुड़ता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार वाला एक मामला था, वो भी बिगड़ जाता है, क्योंकि वहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेटल के साथ इंटरेक्शन में बिजी हो जाते हैं। इसके अलावा हमने नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग कितना बनेगा, कौन सी मेटल ज़्यादा स्टेबल बनाएगी, इसके बारे में बात किया था। हीम ग्रुप के बारे में बात किया था, हीम ग्रुप ABC के बारे में हमने बात किया था। अब बात आती है हीमोग्लोबिन की और मायोग्लोबिन की। तो आज हम डिस्कस करेंगे मायोग्लोबिन को, MB को, और साथ में हीमोसाइनिन को। हीमोसाइनिन को देखिए, हीमोग्लोबिन का कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा कहाँ, कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा जब हम मायोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम मायोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करेंगे तब अपने को क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन के कुछ पॉइंट्स आएंगे, जैसे पीएच का इफेक्ट है, वो हम क्या करेंगे मायोग्लोबिन के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कल के सेशन में किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है साहब।
तो सबसे पहले एक बात सुनिए, सिंपल सी एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी सुनिए। मतलब हमारे पास दो चीजें होंगी, एक हीमोग्लोबिन होगा और एक मायोग्लोबिन होगा, ठीक है। एक बिल्कुल सिंपल सा हिंदी के अंदर एक बार मैं आपको बताता हूं कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। हीमोग्लोबिन जो है अपने ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर ये मिलता है, और जो अपना कलर होता है ब्लड का, रेड कलर होता है, वो इसी की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही अपने रेड का जो ब्लड है उसका रेड कलर होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर हमारे ब्लड के अंदर, अगर WBC के अंदर ये पाया जाता है, अगर हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो हमारा कलर होता है ब्लड का कलरलेस। कलर कैसा होता? कलरलेस होता। अच्छा, काम क्या करता है? जैसे देखो, जब आप सांस लेते हो, सांस में आपने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, वो ऑक्सीजन क्या करता है अंदर, जैसे लंग्स से आपने अंदर किया ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन आगे जाता है लंग्स के पास। लंग्स के पास जाने के बाद वो कहाँ मिलता है? ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर। और जो हीमोग्लोबिन है ना, वो क्या काम करता है? इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ऑक्सीजन क्या है? ब्लड के अंदर डिजोल्व है। जो आर्टरीज होती है वहां से वो ब्लड, उसके थ्रू वो ब्लड को लेके जाता है कहाँ? हीमोग्लोबिन के पास। कहाँ लेके जाता है? हीमोग्लोबिन के पास। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? स्टोरेज करना, स्टोरेज करना। क्या करना? स्टोरेज करना। किसका? स्टोरेज ऑफ O2। देखो, लंग्स से ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ने पकड़ा और कहां छोड़ दिया? मायोग्लोबिन के पास। और मायोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को स्टोरेज करना। स्टोरेज क्यों करता है सर ये? देखो स्टोरेज, और ये पाया कहां जाता है? मसल्स के अंदर। हीमोग्लोबिन का होता है मसल्स के अंदर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हीमोग्लोबिन ने लंग्स से क्या लिया? ऑक्सीजन लिया, और कहां पहुंचा दिया? मसल्स के पास, टिश्यूज के पास। आ रही है बात समझ में ये वाली? तो अब ये क्या हुआ कि जो अपना ऑक्सीजन जो स्टोरेज होता है मसल्स में, या जो हीमोग्लोबिन जहां प्रेजेंट है, वहां क्या होता है कि जैसे अपन ने कोई काम किया, मान लो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ा, तो उस टाइम पे जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज वगैरह होता है उसको क्या करता है? ये CO2 और वाटर में, मतलब हमारे को जो एनर्जी मिलेगी, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी तब ये ऑक्सीजन यूज में आएगा जो स्टोरेज किया हुआ है। जब आप कोई हार्ड वर्क करते हो, आपके मसल्स ज्यादा वर्कआउट करती है, कोई भी आप काम करते हो, तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन क्या है फिर यूज में आती है, जो ये ऑक्सीजन स्टोर की होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम है ग्लूकोज वगैरह है उसको डिकम्पोज करवाती है, मतलब उसको तोड़ के और अपने को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये बात समझ में आ रही है? यूज क्या है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का? सिंपल वर्ड में समझा जाए तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, मायोग्लोबिन स्टोरेज कर रहा है, और जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है वो ऑक्सीजन यूज में आती है। यहां तक बात क्लियर होगी? ये अपने पास। अच्छा, उसके बाद जैसे ही मान लीजिए ये ग्लूकोज को क्या करेगा? CO2 बनेगा। अब इस CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा। मान लीजिए जहां अपने को एनर्जी की जरूरत थी वहां ग्लूकोज का क्या क्या CO2 में कन्वर्ट कर दिया, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ, ऑक्सीजन की वजह से। तो अब ये जो CO2 बना है इसको बाहर निकालना पड़ेगा। इसको क्या होगा? लेके आया था आर्टरी से, लेके जाएगा वेनस से वापस, इसको भी हीमोग्लोबिन ही लेके जाएगा, HB। CO2 को भी HB लेके जाएगा किसी एंजाइम के साथ मिलके, वो आगे पढ़ते हो कार्बोक्सी पेप्टाइड, कार्बोक्सी एनहाइड्रेज वगैरह, ठीक है। तो मींस मैं ये बोल रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन किसी एंजाइम के साथ मिलकर जो CO2 प्रोड्यूस होता है उसको कहाँ लेके जाता है? दोबारा लंग्स के पास, और फिर ये लंग्स से क्या कर देता है? इसको CO2 को हमारी बॉडी से बाहर करवा देता है। बोलो यहाँ तक ये मामला समझ में आया कि नहीं आया? एक छोटी सी स्टोरी, जैसे सर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन एंड स्टोरेज करता है मायोग्लोबिन, बिल्कुल एकदम से करेक्ट बोले हो। तो ऑक्सीजन को लेके कौन गया? O2, और स्टोरेज किसने किया? MB ने। और मसल्स में होता है जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो वो जो ऑक्सीजन हमने स्टोर किया हुआ था वो यूज में आता है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, इतनी यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। अब देखिए हीमोग्लोबिन के अंदर, सॉरी मायोग्लोबिन के अंदर हम बात कर रहे हैं। मायोग्लोबिन का जो मोलिकुलर मास है वो अराउंड 17,000 के आसपास होता है, ठीक है। कई बार पूछ लेता है 17,000 के पास। और देखिए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में 4 टाइम का डिफरेंस होगा। जितना अगर इसका 1700 है तो हीमोग्लोबिन का इसका 4 टाइम्स, अराउंड 64,000 के आसपास। क्लियर है? अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या हमको पढ़ना है, वो चीजें मेन है। अपना क्वेश्चन कैसा आएगा, अपना क्वेश्चन कैसा आएगा? तो पहले तो ये लिखोगे कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होगा? एक हीम ग्रुप होगा। हीमोग्लोबिन में क्या होगा? हीम ग्रुप होगा। क्या लिखोगे? हीमोग्लोबिन में, सॉरी मायोग्लोबिन में एक क्या होगा? हीम ग्रुप प्रेजेंट होगा, हीम ग्रुप। और हीम ग्रुप क्या होता है? जिसके अंदर अपने पास पोरफायरिन रिंग हो, पोरफायरिन रिंग, और साथ में क्या हो? पोरफायरिन प्लस क्या हो?
मेटल आयरन हो, मेटल कौन सी हो, आयरन हो, आयरन। फंक्शन इसका क्या है, फंक्शन की बात करोगे तो फंक्शन बोलोगे सर स्टोरेज ऑफ O2। ऑक्सीजन का क्या करता है, स्टोरेज करता है। ये दो बात तो क्लियर हुआ सर। पाया कहां जाता है तो क्या लिखोगे, कहां मिलता है, मसल्स और टिश्यूज के अंदर, मसल्स एंड टिश्यूज के अंदर। और जब हमें ये ऑक्सीजन, जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो ये O2 क्या करता है, कन्वर्ट होता है, और ये किसमें, जैसे ग्लूकोज वगैरह है उनको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है CO2 वगैरह के अंदर। क्लियर है यहां तक की बात, यहां तक की बात क्लियर है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि सर आयरन होता है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। बड़ी बात तो ये है कि आयरन तो है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो क्या बोलोगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब देखिए, हमने कल एक पोरफायरिन रिंग बनाया, उसको मेटेलो पोरफायरिन भी बोला। तो अब मेरे पास सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, कल वाला रिंग होना चाहिए एकदम से। मैं डायरेक्ट बनाता हूं, यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन बना दूं ना डायरेक्ट, पूरे रिंग बनाने की बजाय, पूरा रिंग बनाने के बजाय मैं 4 नाइट्रोजन दिखा देता हूं तुमको कि ये मेटल है, और यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये पायरोल वाले 4 रिंग है, ठीक है, और ये मेटल से ऐसे कनेक्टेड होंगे चारों के चारों। क्लियर है ये वाली बात। और ये आपस में तो जुड़े ही थे, आपस में तो आपने कल देखा ही था, सारे जुड़े ही हुए थे एकदम से ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है, इसके 4 पोजीशन तो हमने देख ली, एक 5th पोजीशन भी होता है, 5th पोजीशन पे इमिडाजोल ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है, नाइट्रोजन जुड़ा होता है इमिडाजोल ग्रुप से, ये होता है 5th पोजीशन। और 6th पोजीशन क्या होता है, वैकेंट होता है। क्या होता है, वैकेंट। कब है, डीऑक्सी फॉर्म में, डीऑक्सी मायोग्लोबिन में। अब डीऑक्सी का क्या मतलब है कि जब तक ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुआ, जब तक ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुआ, इसका क्या होता है। अब यहां बोलोगे कि हिस्टाडाइन का रेजिड्यू इमिडाजोल जुड़ा होता है, HIS लिख दूंगा, हिस्टाडाइन। इसके चारों तरफ ना क्या होता है, चारों तरफ एक प्रोटीन का चेन भी होता है। क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन, जिसको बोलते हैं प्रोटीन चेन। क्या होता है, प्रोटीन का चेन भी होता है इसमें। यही प्रोटीन का चेन जो है, यही जो प्रोटीन का चेन है, इसमें क्या होता है, एक आयरन को दूसरे आयरन के साथ, जैसे हीमोग्लोबिन में जुड़ जाती है ना 4 यूनिट आपस में, इसमें 4 यूनिट को यही रेजिस्टेंस करता है। जो प्रोटीन चारों तरफ इसके बाहर है, ये इसको रोकता है। ये लाइन हुई में लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस करता है, वो प्रोटीन की वजह से इसको बाकी अदर यूनिट के साथ जुड़ने नहीं देता, इसको चारों तरफ से कवर किया हुआ है। और ये साइट वैकेंट होती है, इसकी वजह से इसका ज्योमेट्री क्या बोला जाता है, सूडो ऑक्टाहेड्रल। सूडो ऑक्टाहेड्रल कैसे, ऐसा लगता है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में से एक वर्टेक्स को रिमूव किया गया है। और दूसरा इसको क्या बोला जाता है भाई, 4 बॉन्ड बने हुए हैं और एक ऊपर बना हुआ है, तो दूसरा क्या बोला जाता है, स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलेगा, स्क्वायर पिरामिडल। दोनों एक साथ नहीं आएंगे कभी भी, दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो कितना बोलोगे, डीऑक्सी फॉर्म में, डीऑक्सी फॉर्म में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलोगे, आप बोलोगे सर 5 होगा, क्योंकि 4, 1 2 3 और 4, और एक हिस्टाडाइन के इमिडाजोल से जुड़ा हुआ है। और ये वाला तो क्या है, वेकेंट है सर साइट, ये वाला साइट तो क्या है, वेकेंट है। यहां लिखा भी हुआ है हमने, क्या लिखा हुआ है, वेकेंट साइट। और इसी वेकेंट साइट की वजह से इसको क्या बोला जाता है, सूडो ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है यहां तक की बात, यहां तक का मामला क्लियर है सबको एकदम से। वीडियो रुका तो नहीं हुआ, क्या बात भाई साहब, कहां चले गए सभी मुन्ना लोग। ये बात क्लियर हुई यहां तक की सबको। अभी जो सुन रहे हो ना, उसको मैं बिल्कुल लास्ट में एक पूरा आपको स्लाइड बना के दूंगा, ताकि आप क्या करो, डायरेक्ट उसी से याद कर सको, डायरेक्ट उसी से क्या कर सको, याद कर सको, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपसे पूछेगा अमीनो एसिड्स कितना होता है, कितना अमीनो एसिड्स होता है, जो बाहर चेन है मान लीजिए, इस चेन में आपसे अमीनो एसिड्स पूछ लिए तो क्या लिखोगे, 154 अमीनो एसिड्स, टोटल अमीनो एसिड्स 154 लिख लेना, ठीक है। बोलो भाई साहब, जल्दी से बोल दो। अच्छा, अगर इसको हमें बात करना हो कि सर आपने ये बोल दिया कि यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा होता है इमिडाजोल से, तो कैसे जुड़ा होता है, आप लिखोगे हिस्टिडाइन का क्या होता है, इमिडाजोल रिंग जुड़ा होता है। इमिडाजोल रिंग आप समझते ही हो सभी, 2 नाइट्रोजन होंगे एक 5 मेंबर रिंग के अंदर, एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है, एक के ऊपर हाइड्रोजन होता है, और फिर आगे ऊपर तो चेन चलाई जाता है CH2 करके, आगे फिर जैसे भी COH नेगेटिव CH2 और NH2 ऐसे ये आगे जुड़ जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको, एक H2 हटा देना, CH2 एक हटा देना, बस क्लियर है ये वाला, ये ग्रुप यहां जुड़ा होता है, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, एक बात हो रहा है, मुझे एक बात बताओ कि कार्बोक्सी मायोग्लोबिन
और ऑक्सी मायोग्लोबिन। भाई बाइंडिंग टेंडेंसी की अगर बात करें ना, कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं बाइंडिंग टेंडेंसी की, बाइंडिंग टेंडेंसी की, और मैं O2 के बाइंडिंग टेंडेंसी की बात करूं, बाइंडिंग टेंडेंसी की, तो मुझे ये बताओ कि हीमोग्लोबिन के साथ बेस्ट कौन बाइंड होगा, ज्यादा अच्छे से बाइंड कौन होगा? तो ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी किसकी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बाइंड करता है मायोग्लोबिन के साथ, कर सकता है, मतलब स्ट्रांगली बाइंड कौन करेगा? ये कर सकता है, स्ट्रांगली बाइंड ये कर सकता है। O2 इसके कंपैरिजन में बाइंड तो करता है बट इसके कंपैरिजन में कम करता है। बाइंडिंग कैपेसिटी मैं लिख दूं ना, मायोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग कैपेसिटी CO की ज्यादा है एज कंपैरिजन टू O2, एज कंपैरिजन टू O2, एज कंपैरिजन टू O2। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO का बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। तो मुझको ये बताइए कि अगर इसका बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो फिर जुड़ता क्यों नहीं है सर? अगर बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो फिर जुड़ता क्यों नहीं है? भाई हमें तो ये देखा हुआ है सर कि यहां मेरे पास आयरन है और यहां मेरे पास ये नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, और यहां मेरे पास ये क्या है? यहां मेरे पास हिस्टिडीन का लिगेंड लगा हुआ है और ये मेरे पास वैकेंट साइट है, और इस वैकेंट साइट पे O2 को जुड़ना है और मैं कह रहा हूं CO को जुड़ना है। मैं कहता हूं कि बाइंडिंग कैपेसिटी CO की ज्यादा है। एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट किया हुआ है, मान लीजिए एक्सपेरिमेंट किया, देखा बाइंडिंग, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग किसकी है? CO का है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है CO का, क्योंकि मेटल है, पाई स्टार में देगा ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, सब सिंपल सा बात है। बट जुड़ता नहीं है। जुड़ता कौन है? O2 जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? कौन रीजन देगा इस बात का कि बाइंडिंग कैपेसिटी कार्बोक्सी, मैं बोलूं कार्बोक्सी मायोग्लोबिन बोल दो या हीमोग्लोबिन बोल दो, ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी मायोग्लोबिन। ये कथन सत्य है एकदम से। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ज्यादा किसका होगा? कार्बोक्सी का। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी मायोग्लोबिन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। फिर भी जुड़ता ऑक्सीजन है। क्या रीजन है बताइएगा साहब, क्या रीजन है? बोलिएगा एक बार जल्दी से, जल्दी से बोलो क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का क्या रीजन है? कोई बताएगा कि क्या लगता है, क्या रीजन है? रीजन क्या होगा इसका? क्या रीजन है कि यहां O2 जुड़ता है, CO नहीं जुड़ता, जबकि CO ज्यादा स्टेबल बनाता है, जबकि CO ज्यादा स्टेबल बनाता है? तो देखो भाई साहब, जो CO है ना वो लीनियर मोड में होता है एकदम से। क्या होता है? लीनियर मोड में। तो अगर मैं यहाँ CO को जोड़ूंगा ना ऐसे, तो यहाँ जो इसके जो प्रोटीन चेन होता है बाहर H7 H9 करके, यहाँ जो प्रोटीन चेन होता है ना EH64, यहाँ बाहर जो अलग अलग अमीनो ग्रुप्स लगे होते हैं, उनके साथ इस CO का कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने का चांसेस है। मतलब यहाँ अगर कोई प्रोटीन चेन है जो कि क्या कर सकता है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। मान लीजिए इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ कोई हाइड्रोजन है, अगर वो करना चाहेगा तो ये उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, उसके साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। कार्बोनिल के केस में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने जोड़ दिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, Hb नहीं होगा, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो जो स्टेबिलिटी मिलती है वो नहीं मिलेगी। जैसा कि अगर मैं बात करूं ना O2 के केस में, तो O2 होता है सर बेंट मोड में। ये क्या होता है? बेंट मोड में होता है। एंगल होता है अराउंड 130 डिग्री, अराउंड 130 डिग्री। और ये बेंट फॉर्म में होने की वजह से यहां जो इस प्रोटीन चेन के साथ जो हाइड्रोजन होंगे वहां वो इजिली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही O2 ज्यादा इजिली बाइंड करता है एज कंपेरिजन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कितने लोगों को क्लियर हुई ये वाली बात? ड्यू टू बेंट फॉर्म, ड्यू टू बेंट फॉर्म, ये बात याद रखना, ठीक है? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला मामला? सर आप ही बता दो, ये बात क्लियर हुई तुमको? मैंने बता दिया, ये बात क्लियर हो गई सबको? ये वाली बात क्लियर हो गई सबको कि यहां सिर्फ O2 जो जुड़ता है वो बेंट मोड की वजह से जुड़ता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको स्टेबलाइज करता है। यहां तक का मामला सबको क्लियर होना चाहिए एकदम से। बोल दो यहां तक का क्लियर है क्या मामला? ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब देखो, मैंने एक बात देखी कि मेरे पास एक देखने को चीज मिली जो कि हुई भी बोलती है, सारी बुक बोलती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कि जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन ये वाला, ये सॉरी ये मेटल है ना, मेटल, भाई यहां मेरे पास ये कैविटी बना हुआ था,
ये वाला 4 का कैविटी था। मेटल थोड़ा सा ऊपर होता है साहब इसमें। मेटल क्या होता है, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो चाहे वो मायोग्लोबिन हो, मेटल क्या होता है, ऊपर होता है सर। रीजन क्या है देखिए, अगर जब बात की जाए ना यहाँ, तो इसकी अभी हमने बात की कि मेटल को अगर हमने ऐसे सपोज किया, यहाँ हिस्टिडीन लिगेंड लगा हुआ था, नाइट्रोजन 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 एंड नाइट्रोजन, तो जब इसकी बात की तो यहाँ हमारे पास क्या था, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री था, स्क्वायर पिरामिडल था। ये स्पेस ऊपर क्यों उठा हुआ होता है, ये जो इस कैविटी से बाहर क्यों होता है, कब, डीऑक्सीफॉर्म में, जब तक ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता, जब तक ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता डीऑक्सीफॉर्म में। डीऑक्सीफॉर्म में ये पूरी तरह कैविटी के अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका रीजन क्या है देखो, जब मैं इसकी बात करूंगा ना स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री की, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री की, तो स्क्वायर पिरामिडल के अंदर मुझको ये बताइए कि स्प्लिटिंग कैसा होता है, स्प्लिटिंग कैसा होगा। आप सिंपल बोल दोगे सर इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 सबको अलग अलग मान लो ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मैं सिंपल आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन हमें क्या है, अपने पास आयरन +2 में है, और मुझको इलेक्ट्रॉन कितना भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है साहब, मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। और जब आप 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 सॉरी पहले एक एक ही भरेंगे सब, 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने, कितना कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो ऑर्बिटल है ये अपना क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है, डी जेड स्क्वायर, और ये कौन सा होता है, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, और ये अपने पास क्या होता है, डी एक्स वाई। इट इज समथिंग लाइक जेड आउट का केस, जेड आउट वाला केस, समथिंग लाइक जॉन टेलर डिस्टोर्शन, जेड आउट का केस। और इसके अंदर आपने जैसे इलेक्ट्रॉन भरा तो आपने क्या पाया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, डी जेड स्क्वायर के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो जल्दी से। अब देखो, अब ये कैविटी थी, अब इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ये नाइट्रोजन 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 और मेटल। अब ये एक प्लेन है, तो ये इसका ये ऑर्बिटल कौन सा होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना। आप ये बोलोगे कि अगर ये जेड प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये पूरा प्लेन कैसा रहा होगा, एक्स वाई प्लेन रहा होगा, जैसे तुम टीबीपी ज्योमेट्री में बनाते हो, ये पूरा एक्स वाई प्लेन रहा होगा। और यहां नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, आरी बात मुझे, क्योंकि डाइकेटाइनिक बनाया हुआ था। तो आयरन के पास जो ये ऑर्बिटल्स हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, रिपल्शन फील करेगा, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा, और जब किसी को कहीं से धक्का लगेगा तो वो बाहर आएगा। ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले उसी प्लेन में ना होता, अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ना होता, तो ये कंप्लीटली आराम से उसके कैविटी के अंदर बैठा होता। बट इधर नाइट्रोजन के लोन पेयर थे, इधर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर आ गया क्या, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बोले सर, डी एक्स जेड और डी वाई जेड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, नहीं नहीं एक एक ही है साहब, एक ही है, बाकी सब है एक, यहां डबल होगा बस, और सब सेम है, और सब सेम है, एकदम से सेम है, और सब 6 इलेक्ट्रॉन है, एक में ही 2 है बस। इसमें आना इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन को यही तो एक्सप्लेन करता है कि जब अपने पास T2G4 Eg2 बनेगा, ऐसे कर लो, T2G4 Eg2 कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। ये मैंने पूरा स्प्लिट करके दिखाया, वरना तुम आप ऐसे मान लो, लेट्स सपोज आप ऐसे मान लो, चलो आप ऐसे मान लो, आपको ये मान लो कि आप ऑक्टाइडल है, आप ये मान लो कि ये ऑक्टाइडल है, आप ये मान लो कि सूडो ऑक्टाइडल है, और सूडो ऑक्टाइडल बना, आपने कहा T2G4 है Eg2 है, क्योंकि आयरन +2 में हाई स्पिन में है भाई, जब तक नहीं जुड़ा तो आयरन, जब तक ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुआ था, आयरन क्या था, +2 में था और हाई स्पिन था, और हाई स्पिन तो हमें पता है कैसा ही बनेगा, T2G4 Eg। ये क्या है, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये सारे क्या है, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। आ रही है बात समझ में। तो एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये सारा खेल बिगाड़ रहा है, डी जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की पेयरिंग तो के बाद फिल होते हैं। ये देखो, ये वाला तुमको मामला बताया मैंने, सूडो ऑक्टाइडल मान लो, अभी मैंने तुमको एक ज्योमेट्री बताया कि सूडो ऑक्टाइडल, ये वाला, पर मैंने ये कहा जस्ट लाइक बोला मैंने, वर्ड आपने ध्यान से सुना होगा तो पंबी वर्मा, मैंने बोला जस्ट लाइक बोला, नॉट जेड आउट, जस्ट लाइक। जेड आउट में तो दोनों बॉन्ड ऊपर जाते हैं, जेड आउट जब मैंने बोला जेड आउट में, तो तुम्हें पता है कि दोनों बॉन्ड जेड एक्सिस के दोनों बॉन्ड होंगे, वो दोनों इलेंगुएट होते हैं। यहां तो एक साइड तो बॉन्ड ही नहीं है, यहां तो एक तरफ बॉन्ड भी नहीं है ना, यहां तो खाली है ये वाला स्पेस, तो यहां तो वैकेंट साइट है एकदम से। क्लियर हुई ये वाली बात तुमको?
क्लियर हुआ? जस्ट लाइक बोला मैंने, जस्ट लाइक, नोट जेड आउट, जस्ट लाइक, की तरह बोला होगा मैंने, की तरह, थोड़ा बैक करके देखिएगा, की तरह बोला होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो कि यहां जो इलेक्ट्रॉन था ना, इसके अंदर है ये वाला इलेक्ट्रॉन जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसी का इस नाइट्रोजन के साथ रिपल्शन एक्स वाई प्लेन में लगने की वजह से ये बाहर उठता है। क्या आता है? उठकर बाहर आता है। अब आप क्या कहोगे, सर अगर यहां ये, मैं इसको मान लीजिए ये बता दिया तुम्हारे सामने, क्या बना दिया हमने, T2G4 और Eg2 बना दिया। अब आप कहोगे सर एक काम हो जाए ना, मजा आ जाए, कि अगर ये हाई स्पिन था आयरन, आयरन +2 के अंदर हाई स्पिन था, अगर आयरन क्या बन जाए, +2 के अंदर लो स्पिन बन जाए, लो स्पिन बन जाए, तो आप क्या बनाओगे, आप कहोगे सर मजा ही आ जाएगा, फिर तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें ठोक देंगे एकदम से, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां फिलिंग करवा देंगे, और यहां फिलिंग करवाएंगे तो ये दोनों ही खाली हो जाएंगे, dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz²। और जब dx² माइनस वाई स्क्वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो तुमको पता है कि रिपल्शन नहीं होगा, और रिपल्शन नहीं होगा तो आराम से कैविटी के अंदर फिट आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो क्या लिखोगे, एज ए रिजल्ट ऑफ dx² माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में एम्प्टी होने की वजह से ये पूरी तरह से एयर कैविटी के अंदर फिट आता है। और ये कब होगा, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। क्लियर हुई? अब मैं इनका तुमको एक चार्ट बना रहा हूं, जो चीजें तुमको याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें याद रखनी है वो देखो। पहला, यहां मैं लिखता हूं तुम्हारे लिए डीऑक्सीफोम, डीऑक्सीफोम, यहां मैं लिखता हूं ऑक्सीफोम, बस इसी को याद रखना है, डीऑक्सीफोम और ऑक्सीफोम ऑफ मायोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। ये बात तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी। बस पहले तो हमें ये पता है कि यहां मेटल हमको पता है कि सर कौन सी है, आयरन है, और किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयरन है और +2 के अंदर है सर, आयरन है और +2 के अंदर है सर। एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। और आयरन ही होता है ऑक्सी मायोग्लोबिन में, वहां भी आयरन +2 के अंदर रहता है। ये बात तुमको ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ क्या होता है, हाई स्पिन होता है, यहाँ क्या होता है, हाई स्पिन होता है, और यहाँ क्या होता है, लो स्पिन होता है। अब तुमको ये बात खटकेगी कि सर ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है सिर्फ, ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई। यहाँ क्या था, देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 5 था। मैं इसे बना देता हूँ भाई साहब, ये मेटल है, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। ये मेरे पास क्या है, एक हिस्टिडीन इमिडाजोल रेजिड्यू जुड़ा हुआ है, ये वैकेंट साइट था, डीऑक्सी था। और जैसे मैंने ऑक्सीजन जोड़ा तो ये 6, अब देखो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है ना, जब तक ऑक्सीजन नहीं जुड़ा, जब तक ऑक्सीजन नहीं जुड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। इसी को क्या बोलते हैं, सूडो ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं या स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। दोनों में से एक लिखा मिलेगा, दोनों नाम लिखे हुए हैं हुई बुक के अंदर, दोनों नाम लिखे हुए हैं कि इसको सूडो ऑक्टाहेड्रल भी बोला जाता है। सूडो ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, कि ऐसा लगता है कि एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में से एक वर्टेक्स को रिमूव किया गया है, इसीलिए इसको सूडो ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। और जब ऑक्सीजन जुड़ने से पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 था, ऑक्सीजन जुड़ने के बाद इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, जिसको क्या बोला, ऑक्सीफॉर्म बोल दिया मायोग्लोबिन की। अब आप बोलोगे सर ये लो स्पिन कैसे बन गया, इसका रीजन आ जाए तो क्या बोलोगे। अब क्वेश्चन बना दिया जाए तुम्हारे सामने, ऑप्शन मैं बना रहा हूं, ऑप्शन बना रहा हूं, आंसर दे देना। क्वेश्चन देख लो, ऑक्सीफॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन इज लो स्पिन ड्यू टू, पहला O2 इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। दूसरा लिखो ड्यू टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तीसरा लिख लो ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट ऑफ हिस्टिडाइन लिगेंड, जो इमिडाजोल का रिंग लगा हुआ है, इमिडाजोल का, O2 बिहेव एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, O2 बिहेव एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। डी आएगा नन ऑफ दीज, डी आएगा नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर, बोलो भाई साहब। कि आयरन ऑक्सीफॉर्म हीमोग्लोबिन में लो स्पिन की तरह काम करता है और डीऑक्सीफॉर्म में हाई स्पिन की तरह काम करता है। क्या रीजन होगा इसका, रीजन क्या होगा, क्या कहता है रीजन, रीजन क्या होगा। 4 ऑप्शन लिख दिया मैंने। O2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है ड्यू टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट ऑफ हिस्टिडाइन लिगेंड, O2 बिहेव स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह, और नन ऑफ दीज। क्या होगा, A B C D में से
1 2 3 4 में से कर लो या ABCD कर लो, जैसा भी आंसर तुमको देना है टाइप कर दो जल्दी से, बस क्या होगा बोल दो भाई साहब जल्दी से। अब तो आंसर कर ही सकते हो तुम, अब तो तुम आंसर कर ही सकते हो, बोल दो फटाफट से, बोलो फटाफट से, बोलो यार। सर A एंड B नॉट पॉसिबल, A एंड B नॉट पॉसिबल, मैंने तो आंसर पूछा भाई, तो तुम 3 और 4 में से दे दो, अगर A और B नॉट पॉसिबल है तो 3 और 4 में से दे दो, 3 और 4 में से दे दो, अगर पॉसिबल नहीं है तो। सुनो भाई मेरी बात, बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ऑक्सीजन के ट्रांस में जो ये लिगेंड जुड़ा होता है, इसी की वजह से ये क्या करता है, एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, इसके इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो बुक अगर कहीं क्वेश्चन आंसर में आ जाए, तुमसे कभी पूछ लिया जाए, अरे पंकज गलत है भाई साहब, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो किसकी वजह से, जो इसके ट्रांस में लिगेंड जुड़ा हो ना, उसकी वजह से करता है, ना कि ना तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये होता है वीक लिगेंड भाई साहब। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज बिल्कुल नहीं होती, +2 में होता है, +2 में होता है। तो आप क्या बोलोगे कि जो ट्रांस लिगेंड होता है, ऑक्सीजन जहां बाइंड करता है उसके ट्रांस में जो प्रोटीन का लिगेंड लगा होता है, हिस्टिडीन इमिडाजोल का जो लिगेंड लगा होता है, उस प्रोटीन अमीनो एसिड्स की वजह से क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन बना देता है। क्या बनाता है, लो स्पिन। ठीक है, ये सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा हैं। इसी वजह से क्या लगता है तुमको कि बायो इनऑर्गेनिक मुश्किल है साहब, मुश्किल नहीं है भाई साहब, चीजें बहुत आसान पूछता है बायो इनऑर्गेनिक से, बायो इनऑर्गेनिक से चीजें बहुत आसान पूछता है। तो आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए ना एग्जामिनर के द्वारा, तो लाइन तो यही डालेगा जो हुई में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझको ये बताओ कि ये तो हो गया सर मामला एकदम से, यहां क्या था, यहां नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना था, अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलो कितना था, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना था, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन था, तुमको बताओ तो अभी बताया था। ठीक है, चाहे इसे लिख लो T2G4 EG2 लिख लो, ठीक है, तो 4 ही मिलेगा। यहाँ क्या है, लो स्पिन है, तो यहाँ क्या बनेगा, T2G6 बनेगा, EG0 बनेगा। और सर हम HB में बोलेंगे ही है ना, सर यही हम HB में बोलेंगे ना। HB में देखिए, HB वाला केस आएगा तब तुमको कुछ और बताया जाएगा, वहां तो देखिए हीमोग्लोबिन का पूरा 1.5 क्लास लगेगा। मतलब आज मैं हीमोग्लोबिन क्यों नहीं करवा रहा, मैंने क्यों बोला मायोग्लोबिन के साथ हीमोसाइनिन कराऊंगा, क्योंकि हीमोसाइनिन एक छोटा टॉपिक है, और जो आज हीमोग्लोबिन पढ़ रहे हो ये भी आज कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जो पीएच का इफेक्ट आएगा, बोर इफेक्ट जो तुम पढ़ोगे, ये सारे इफेक्ट कोऑपरेटिव इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, इसका अल्फा बीटा, अल्फा 2 बीटा 2, किसका टेट्रामर होता है, ये जब हीमोग्लोबिन पढ़ लोगे तो कुछ और प्रॉपर्टीज निकल के आएगी मायोग्लोबिन की। ये तो सिंपल ऑक्सी डीऑक्सीफॉर्म क्या काम करता है, उसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो जाता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो जाता है वहां तो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब तुम ये कहोगे सर यहाँ T2G6 है, यहाँ अनपेड है, यहाँ 4 अनपेड है, तो ये क्या बन गया, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ESR क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा साहब, क्योंकि हम अभी ESR पढ़ के आ चुके हैं पूरा, तुमको ये पता है कि जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो ESR एक्टिव होता है। और साथ ही साथ क्या लिखोगे, ये चीज पूरा लिख लो कि यहाँ क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन होता है, आउट ऑफ प्लेन। यहाँ जो इसका आयरन +2 के अंदर, अगर साइज की बात कर ले आयरन +2 के अंदर, तो वो 95 पिकोमीटर, और यहां अगर बात करता हूं तो वो 72 के आसपास आ जाता है, क्योंकि हमको पता है कि जब वो नीचे आएगा कैविटी के अंदर तो उसका साइज डिक्रीज किया होगा, इसी वजह से वो क्या आएगा, कैविटी के अंदर आएगा। ये डिफरेंस तुमको पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो एक कोऑर्डिनेशन यहाँ 5 होगा, और यहाँ लिख लो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। ये बात तुमको क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या है, सारे के सारे क्या है, यहाँ बोल दू डायामैग्नेटिक है, वहां पैरामैग्नेटिक, तो यहाँ डायामैग्नेटिक। ESR क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, ESR क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। और यहां ऐसा लिख लो कंप्लीटली फिट आएगा, कंप्लीटली क्या आएगा, फिट आएगा कैविटी के अंदर, पूरी तरह से फिट होगा कैविटी के अंदर, ड्यू टू एम्प्टी D x² - y² ऑर्बिटल,
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये क्या बनेगा, कंप्लीटली फिट आएगा। और इसके अंदर क्या रहेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस की वजह से ये क्या रहेगा, आउट ऑफ प्लेन रहता है, आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन का मतलब ये बाहर उठा हुआ है, आउट ऑफ कैविटी बोलो, प्लेन की वजह आउट ऑफ कैविटी बोलो, आउट ऑफ कैविटी, आउट ऑफ कैविटी। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई, जल्दी से बोल दो। अब ये बात कितने लोगों को समझ में आई, जल्दी से बोलो। ठीक है, देखिए ये वाला अराउंड राउंड 40 उठा होता है भाई, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो ये अराउंड राउंड 40 उठा होता है, मतलब बहुत ज्यादा बाहर होता है। ये मामूली सा बाहर होता है, जैसे ऐसे थोड़ा सा, ऐसा लगता है कि पूरा अंदर फिट ही है एकदम से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई तुम लोगों को, बोलो जल्दी से। यहां तक का मामला क्लियर हुआ सबको? अब बात आती है कि ऑक्सीजन बाइंड हुआ तो किस मोड में हुआ, ये तो हमने देख लिया कि बेंट मोड में होता था, सीओ नहीं हुआ था, इसका भी रीजन बता दिया क्योंकि लीनियर था। लाइक ठोको यार तुम, एक बार मैं वीडियो को लाइक देखूं कितना किया है, वीडियो का लाइक कितना है, लाइक का मामला, लाइक तो भाई साहब अभी 8 प्रेजेंट मुन्ना देख रहे हैं, उतना लाइक भी नहीं है, भूल गया है मेरे को लग रहा है मुन्ना, मुन्ना लोग भूल गया है एकदम से। अब बात आती है ऑक्सीजन बाइंडिंग की, ऑक्सीजन बाइंडिंग, ऑक्सीजन बाइंडिंग। अच्छा मुझको एक बात बताओ, अगर मैं तुमको O2 का एमओटी डायग्राम पूछूं तो तुम बना दोगे? एमओटी डायग्राम मैं O2 का तुमसे पूछूं तो तुम बना दोगे एकदम से? तुम अभी बना दोगे एकदम से? तुम कहोगे सर हमने बचपन में पढ़ा था, नीचे के 8 इलेक्ट्रॉन हमको कटवा दिए जाते थे के लिखकर, हमको 8 इलेक्ट्रॉन नीचे कटवा दिए जाते थे 1s2 और 2s2 तक के, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s के और सिग्मा 2s के, और उनके एंटी बॉन्डिंग के 8 इलेक्ट्रॉन हम काट देते थे। ऑक्सीजन के अंदर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, और मुझे पता है कि सर नाइट्रोजन तक क्या होता है, sp मिक्सिंग होता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से s और p का मिक्सिंग नहीं होता। मेरे पास ऐसा डायग्राम बनता है साहब, ऑक्सीजन के लिए मेरे पास ऐसा मामला बनता है साहब, और मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 8 इलेक्ट्रॉन मैं क्या कर चुका हूं, काट चुका हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में आएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में आएंगे, और इधर सिग्मा 2s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और सेम 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, सिग्मा स्टार में। तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में सारे इक्वल होंगे, इसलिए मैंने 8 इलेक्ट्रॉन हटा दिए साहब। और अब बचे हुए मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का जब आप फिलिंग करने जाओगे तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आपके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एक बात तो ये है, मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन में दिक्कत नहीं है, मुझको जानना है कि ये तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग। मुझको बॉन्ड ऑर्डर में इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को जानना है। मुझको क्या जानना है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को जानना है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए एकदम से। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाओगे तो 6 - 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। बॉन्ड ऑर्डर O2 का आ गया 2, बॉन्ड ऑर्डर O2 का आ गया 2 एकदम से। और जब तुमने क्या किया, O2 पॉजिटिव बनाया, O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव बनाओगे तो एक एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे, इलेक्ट्रॉन एक एंटी बॉन्डिंग से निकालोगे तो O2 पॉजिटिव के लिए तुम करोगे 6 बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 2.5। तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर इसका आया 2.5। और मैं कहता हूं मैं O2 नेगेटिव की बात भी करना चाहता हूं सर, बिल्कुल सिंगली ऑक्यूपाइड सोमो। अब मैं कहता चाहता हूं कि मेरे को क्या करना है, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। अब तुम O2 नेगेटिव करोगे तो तुम क्या करोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन तो पहले भरा हुआ था, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो पहले भरा हुआ था, ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालना है क्योंकि ये तो O2 का था और O2 नेगेटिव बना रहा हूं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो अब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हो गया 6, बॉन्डिंग में तो सेम है 6, एंटी बॉन्डिंग में 3 हो गया, 3/2 कितना आ गया भाई साहब, 3/2, डेढ़ आ गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5। अब मैं तुमको एक ही बात पूछूंगा कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, ये तुमको सबको पता ही है, ये तुम्हारे सामने प्रूफ है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा। अब मुझे ये बताओ कि तुमको O2 के लिए पूछ लिया जाए तो वैल्यू कितना आएगा, O2 पॉजिटिव के लिए पूछ लिया जाए तो वैल्यू कितना आएगा, O2 नेगेटिव के लिए पूछ लिया जाए तो वैल्यू कितना आएगा, किसके लिए ज्यादा आएगा किसके लिए कम आएगा, इतना बता दीजिए। O2 नेगेटिव का 0.5, 1.5, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। मुझे ये जानना है
कि यहाँ जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिला होगा तो ऑक्सीजन क्या बना होगा, किस फॉर्म में बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन बाइंड करता है O2 नेगेटिव की फॉर्म में, O2 नेगेटिव की फॉर्म में। और O2 नेगेटिव की फॉर्म में तुमने अभी देखा बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5, बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5। और O2 को ऑक्साइड, O2 नेगेटिव को परऑक्साइड, परऑक्साइड, और O2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ये बात सबको समझ में आती है तुमको, ठीक है। इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लिख लो, ये आएगा 1100 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, 1100 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। ये याद रख लेना भाई साहब, सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। या आपको दिया मिल सकता है 1160, 1100 या 1150, ये मान के चलो 1100 1150 तक आपको दिया होता है। अगर O2 की बात कर लेना, सिंपल O2 की, सिंपल O2 की बात कर ले तो ये आपको मिलती है अराउंड 1500 से लेके 1600 के बीच, 1500 से लेके 1600 के बीच। अगर एग्जैक्ट थोड़ा सा और ज्यादा क्लेरिफाई करना चाहेंगे तो एक आइडिया दो सर कितना होगा बीच में, क्योंकि 1510 भी हो सकता नहीं, ये आपको मिलेगा 1560 के आसपास। अगर और ज्यादा एक्यूरेट जाते हो तो 1560 के आसपास। या आप याद रखोगे O2 के लिए रफली आइडिया 1500 से 1600 के बीच। O2 नेगेटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है अपने पास 1.5, इसका वैल्यू आता है 1100 के पास। अगर मैं O2 नेगेटिव करूंगा तो तुम्हें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो तुमको पता है 6 - 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, 2/2 इज इक्वल टू 1। और बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज कर जाएगा, ये अराउंड राउंड आ जाएगा तुम्हारा 800 के आसपास, 800 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। बोलो भाई साहब यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब तुमसे अगर पूछ लिया जाए मायोग्लोबिन के अंदर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी O2 का कितना होता है तो आप किस रेंज में लगा के आओगे, इस रेंज के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बाइंड करता है, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड करता है, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड करता है, एज वेल एज क्या होता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1100 की रेंज में होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, और है तो बोल दीजिए, अगर है तो बोलिए, बोलो भाई साहब। डीऑक्सी के अंदर बाहर निकला होता है 40 पिकोमीटर तक वो बाहर होता है, ठीक है, कैविटी से। ऑक्सी में वो अंदर आ जाता है। क्लियर है ये वाली बात, याद रखना भाई साहब। बोलो यहां तक किस किस को कोई डाउट है तो। यहां तक का मामला क्लियर है सबको एकदम से, बहुत सिंपल सा मामला था। तो इसमें आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस डायग्राम को पूरे को देख लेना इसको, और यहीं पे लिख लो इसी पे O2 नेगेटिव का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ऐसा लिख लो μ O2, और इसको लिख लो कि O2 का बाइंडिंग मोड होता है O2 नेगेटिव, जिसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 1100 सेंटीमीटर के इनवर्स के आसपास, 1160 लिख लो, दोनों लिख लो, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात यहां तक। बोलो भाई साहब, क्या ये बात क्लियर हुई सबको एकदम से। अच्छा मैं आगे आ रहा हूँ क्या, यहाँ ये पीछे मेरे चेयर के पीछे आ रहा है ना लिखा हुआ, चेयर के पीछे आ रहा है, थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से, फटाफट से। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ताकि हम हीमोसाइनिन के बारे में स्टार्ट कर सकें। छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है, छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, टॉपिक भी छोटा है और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार आता है, वो भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट लिखो अपना हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। अच्छा हीमोसाइनिन, एक तो नाम पे नहीं जाना बिल्कुल ना, तो इसके अंदर हीम ग्रुप है, लिख लो पहला ही पॉइंट, नॉन हीम, नॉन हीम, नॉन साइनाइड। तो ना तो इसके अंदर साइनाइड है ना हीम ग्रुप है। नॉन हीम का मतलब है एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग प्लस
क्या बोलोगे साथ ही साथ? आयरन मेटल। आयरन मेटल दोनों ही चीज नहीं होगी इसके अंदर, ना आयरन होगा ना क्या होगा, पोरफायरिन रिंग होगा। पोरफायरिन रिंग मैं तुमको बता चुका हूं ऑलरेडी। और ये क्या होता है? नॉन साइनाइड, मतलब इसके अंदर साइनाइड भी नहीं होता। क्या नहीं होता? साइनाइड भी नहीं होता। बोलो रे जल्दी से, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? इसका जो सिंपल इसको बोला जाता है, इसका एक और नाम भी होता है ब्लू ब्लड। क्या बोलते हैं? ब्लू ब्लड, वो भी लिख लो अदर नाम भी, ब्लू ब्लड। एक तुमको आगे आएगा अभी जब हीमोग्लोबिन पढ़ाऊंगा, जब HF लिखेगा, HF लिखा हुआ भी मिलता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन और जो बच्चों में हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अब लिखना स्टार्ट करो। इसके लिए छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, कुछ लाइन्स है वो लिखो, छोटा छोटा लाइन्स लिखो इसका। इसके अंदर मेटल कौन सा होगा भाई? आयरन तो है नहीं, तो कौन होगा? कॉपर होगा। कॉपर मेटल प्रेजेंट होगा एकदम से, कॉपर मेटल प्रेजेंट होगा। और क्या लिखोगे? बोलो रे, तुम भी तो बोलो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तुम भी तो बोलो। काम क्या करता है, कुछ बताओ, काम क्या करता है? तुमको याद हो जाना चाहिए साथ के साथ, ताकि बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। यस सर, ब्लू ब्लड। सर प्लीज लेक्चर के एंड में क्यूरी लेना प्लीज। हाँ जी जरूर बोलना जी। अभी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में पूछ लेंगे, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल लास्ट में लिख देंगे, कोई बात को नहीं, बता देना, पूछ लेना जो पूछना। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो? अरे सारे इनके फंक्शन लिखो तुम भी तो। हीमोसाइनिन तो बहुत बार करवाया है भाई साहब, बहुत बार क्वेश्चन में आता है, हर बार क्वेश्चन में आया है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन हर बार क्वेश्चन में आता है। कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? किससे बाइंड होता है? क्या मेटल कॉपर कॉपर के बीच में बॉन्ड होता है? क्या ये डाई न्यूक्लियर होता है या बाई न्यूक्लियर होता है? तो क्या लिखोगे? नेक्स्ट लिख लो, आ ही गया, चलो लेकिन बोल ही दिया तो। डाई न्यूक्लियर। डाई न्यूक्लियर का क्या मतलब है? कि दो कॉपर मेटल होगा, दो कॉपर मेटल होगा। वैसे यूनिट तो बहुत होता है, जैसे अपने पास हीमोग्लोबिन में एक पोरफायरिन रिंग के अंदर, एक पोरफायरिन रिंग के अंदर एक आयरन होता है ना हीमोग्लोबिन में, और ऐसी ऐसी तुमको पता है कि 4 यूनिट होती है। वैसे ही यूनिट तो इसमें भी होता है ज्यादा, पर एक यूनिट में 2 आते हैं। जिसे हीमोग्लोबिन में एक यूनिट में कितना आ रहा है? एक आयरन आ रहा है, मतलब एक पोरफायरिन रिंग के साथ। यहां जब ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो एक स्ट्रक्चर में 2 कॉपर होंगे, तो डाई न्यूक्लियर बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? डाई न्यूक्लियर। ये बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। और किसके अंदर करता है भाई साहब, कोई बताएगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आर्थ्रोपोडा वगैरह के अंदर, मोलुस्का वगैरह के अंदर, ये पानी वगैरह के अंदर जो पाए जाते हैं, स्नेल, स्क्विड वगैरह। ठीक है, तो इनके नाम तो याद नहीं रखने तुमको, 1-2 लिख लो बस। मोलुस्का, स्क्विड, आर्थ्रोपोडा, इनके बीच में क्या करता है? ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये चीजें याद नहीं रखनी, तब को पता होना चाहिए बस कि हाँ ये काम करता है सब ऐसा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब मुझे डायरेक्ट अगर मैं इनका 2 पोर्शन बना लूं, एक हीमोसाइनिन का डीऑक्सी फॉर्म में और ऑक्सी फॉर्म में, तुमको पता है कि अगर ये कॉपर क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, तो पहले ये ऑक्सीजन जुड़ने से पहले कैसा रहा होगा, ऑक्सीजन जुड़ने के बाद ये कैसे रहा होगा, यही बात हमसे पूछता है। तो मैं एक एक का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। स्ट्रक्चर पे बहुत क्वेश्चन आता है, डीऑक्सीफॉर्म और ये वाली ऑक्सीफॉर्म, डीऑक्सीफॉर्म एंड ऑक्सीफॉर्म, डीऑक्सीफॉर्म एंड ऑक्सीफॉर्म। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है साहब, डीऑक्सी एंड ऑक्सीफॉर्म पे। पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर है बिल्कुल। 2 कॉपर मेटल लो, दोनों के ऊपर है हिस्टिडीन लिगेंड लगा दो, HIS HIS। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना तुमको, कुछ नहीं करना तुमको। कोई भी गलती से यहां बॉन्ड नहीं बनाएगा, पहला पॉइंट नोट कर लेगा। कोई भी गलती से बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है, गलती से भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। बॉन्ड नहीं बनाएगा तो सर इनको जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ोगे कैसे साहब? चारों तरफ एक प्रोटीन का चेन होता है जो इनको जोड़ के रखता है आपस में, सबको, दोनों रिंग को आपस में कौन जोड़ेगा? प्रोटीन का चेन से ये जुड़ा होता है। एक हिस्टाडाइन दूसरे के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, ऐसे। ठीक है, अब लिखो इसकी लाइनें, कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें। मेटल +1, मेटल +1, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सारे +1 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको याद होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन हिमेथ्रीन का कोऑर्डिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट है मेरीन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, बिल्कुल एकदम से क्लियर है, एकदम। ये सारे जो मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सारे मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं। 1 कॉपर कंबाइन विद 3 हिस्टिडाइन, बिल्कुल एकदम से। 3 हिस्टिडीन के साथ जुड़ा होता है 1 कॉपर, और कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। ये बात भी तुमको ध्यान में होनी चाहिए एकदम से।
ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट और कितने से, 1 से। O2 को लाता हूं सब, O2 को लाने के बाद जोड़ना, और उसके बाद जो बनने वाला है वो कम का इंपॉर्टेंट है अपने लिए। भाई कुछ नहीं करना, सिंपल कॉपर, इस मामले में कोई चेंज नहीं करना, कोई रिश्वत नहीं लेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, बस यही रखेगा ऐसे इसको, ठीक है, नो चेंजेस। बट चेंजेस तो होगा सर, ऑक्सीजन आएगा तो चेंजेस तो होगा। जब ऑक्सीजन आया O2 आया, तो O2 आने के बाद देखो यहाँ कॉपर कितना था, कॉपर +1 में। अब मैं कहता हूं कि सर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, यहाँ भी कॉपर +2 में आ गया, यहाँ भी कॉपर +2 में आ गया। जब कॉपर दोनों में +2 में आ गया तो तुमको एक बात पता आनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से चेंज हुआ। तो तुम बोलोगे सर एक कॉपर +1 में जा रहा है, कॉपर +1 से कॉपर +2 में जा रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा होगा। ऐसे ऐसे 2 जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे होंगे सर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, जो O2 आया है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा सर, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो O2 2 नेगेटिव बनाएगा सर। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। O2 2 नेगेटिव बनाएगा तो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, ये रिडक्शन हो जाएगा, O2 2 नेगेटिव बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बोल दो, फटाफट से बोल दो भाई। O2 नेगेटिव वाला मामला समझ में आया कि नहीं आया। O2 2 नेगेटिव। अब तुमसे पूछ सकता है बाइंडिंग मोड, ऑक्सीजन का बाइंडिंग मोड, बाइंड कैसे हुआ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना आया। तो तुम बोलोगे, तुमसे बोलेगा कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में बाइंड करता है, ऑप्शन देगा ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। क्या बोलोगे भाई, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, और ऐसे याद आता है अपने को बचपन में H2O2 पढ़ते थे और इसको पर ऑक्साइड बोलते थे, O2 2 नेगेटिव पर ऑक्साइड होता है। आंसर हो जाएगा पर ऑक्साइड, कि पर ऑक्साइड में ये क्या करता है, बाइंड करता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में बाइंड करता है, तो आप बोलोगे O2 2 नेगेटिव में। अच्छा सर O2 2 नेगेटिव में बाइंड करेगा, अभी हम बात करके आए थे O2 2 नेगेटिव का, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी था ना वो 800 के आसपास आता था। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अभी हमने बात किया, O2 जब O2 2 नेगेटिव के फॉर्म में होता है तो उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 800 के आसपास आता है। तो इसका कितना आएगा मुन्ना लोग बोलो, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना आएगा बोलो, सभी बोलेंगे फटाफट से, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना आएगा बोलो, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसका कितना आएगा, O2 2 नेगेटिव के फॉर्म में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, बोलो यार। पर ऑक्साइड, ठीक है भाई। तो हमें पता है कि सर अभी देख के आए हैं 800 था, यहाँ तो आपको 800 दिया मिलेगा, या आपको 745 750 दिया मिलेगा। बस अगर दोनों दिया मिले तो इसको लगा देना 745 और 750 वाले को, अगर आपको 800 और दोनों दिया जाए तो 745 वाले को लगाना है, और एक रहे तो तुमको पता ही है, तुमको देगा 1600 देगा, 1100 देगा, 800 देगा, ठीक है। तो तुमको क्या लगाना है, 800 वाला लगाना है। यह बात क्लियर है सबको। अच्छा, ऑक्सीजन बाइंड होने से इसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगा, हाँ सर बिल्कुल चेंज आएगा। कैसे, देखिए पहले इन दोनों को मिलाने का काम ये 2 कर रहे थे, बस ये चेन जो बाहर वाला चेन था ना ये कर रहा था, और अब ये बाहर वाला चेन तो है ये सर, बाहर वाला चेन तो है, ये प्रोटीन का चेन है, इसको अंदर ऑक्सीजन ने भी बाइंड कर लिया दोनों को। तो भाई साहब ऑक्सीजन के हाथ लंबे नहीं है कानून की तरह, कि ऑक्सीजन के हाथ लंबे नहीं है कानून की तरह कि इनको पकड़ के और दूर दूर रहने दे। वो जब उनको पकड़ेगा दोनों तरफ से तो वो पास आएंगे साहब, दोनों तरफ से पकड़ेगा तो पास आएगा। मतलब इनके कानून, जो O2 के हाथ है ना वो कानून के हाथ नहीं है, वो कानून के हाथ नहीं है कि इनको पकड़ भी लिया और ये दूर दूर तक है, नहीं सर, इनको पास पास लेके आएगा साहब। तो जब O2 बाइंड होगा तो ये 360 पे आ जाएगा, और पहले ये 460 पे होता था। ये बात तुमको क्लियर हो जानी चाहिए एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल 750 अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट। बोलो भाई साहब क्लियर हुई ये बात। तो इनकी डिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, क्या हो जाती है, डिस्टेंस कम हो जाता है ये वाला। जब ये ऑक्सीजन बाइंड करता है तो इनका डिस्टेंस भी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, क्लियर है, पिकोमीटर में होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि एक तुम्हारे पास टर्म आता है म्यू और एक आता है ईटा। म्यू का मतलब क्या होता है, ईटा का मतलब क्या होता है। म्यू का मतलब होता है कि ब्रीजिंग मोड में है, म्यू क्या बताता है, ब्रीजिंग मोड में है, ब्रीजिंग मोड में है। और ईटा बताता है कि उस लिगेंड के कितने एटम जुड़े हुए हैं एक मेटल से, उस लिगेंड के कितने एटम है मेटल से जुड़े हुए हैं, नंबर ऑफ एटम्स। आप ऊपर लिखते हो ना नंबर ऑफ एटम्स,
इस लिगेंड के x नंबर ऑफ एटम, मैं क्या लिखूंगा, हेप्टा, ये क्या है, हेप्टिसिटी है, क्या है, हेप्टिसिटी। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। ओएमसी में पढ़ा चुका हूं मैं, प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। एक्स क्या बताता है, कितना एटम जुड़ा हुआ है। अब तुमसे मैं एक हुई में दिया हुआ है, ये आ भी चुका है एग्जाम के अंदर, ये एग्जाम के अंदर आ भी चुका है और हुई में दिया भी हुआ है। म्यू है ईटा टू ऑक्सीजन का बाइंडिंग मोड, म्यू ईटा टू। कैसे, म्यू का मतलब है ब्रीजिंग मोड में, ईटा टू का मतलब है कि O2 के दो एटम एक मेटल से जुड़े हुए हैं, और फिर दूसरी तरफ से देखता हूं तो दो से इधर भी जुड़े हुए हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही। म्यू ईटा टू का क्या मतलब है, म्यू का मतलब है ब्रीजिंग मोड, ईटा टू का मतलब है दो एटम, ओ और ओ ऑक्सीजन के दो एटम, एक मेटल से इधर से देखता हूं तो दूसरी एटम मेटल के साथ भी। जेटीडी डिस्टोर्शन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इन, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि कॉपर +2 के अंदर है, कॉपर +2 D9 सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल। बोलो भाई साहब, क्लियर है यहां तक, यहां तक का मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझको एक एक बात बताते चलना। नेक्स्ट, दोनों के डिफरेंस लिख लो। डीऑक्सी हिमोसाइनिन, हिमोसाइनिन और ऑक्सी हिमोसाइनिन, हिमोसाइनिन। पहले तो सबसे पहले मेटल, मेटल तो कॉपर है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, इंपॉर्टेंट है। कॉपर है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। दोनों में डाई न्यूक्लियर होता है, दोनों में क्या होता है, डाई न्यूक्लियर होता है। और कॉपर +1 में है तो कॉपर का क्या होगा, कॉपर +1 बोले तो D10 सिस्टम, D10 सिस्टम। और D10 सिस्टम बोले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, जीरो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो ESR भी लिख दो साथ, साथ ही साथ ESR भी लिख दो, ESR इनएक्टिव, ESR इनएक्टिव। और इसी के साथ ESR के साथ कलर भी लिख दो सर, कलर भी नहीं है, कलरलेस है साहब। इधर आ जाओ साहब, कॉपर +2 के अंदर है, कॉपर +2 बोले तो D9 सिस्टम, कॉपर +2 बोले तो D9 सिस्टम, D9। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो दुनिया ही बता देगी, एक होगा। पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा, बोलो भाई साहब, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा, ऑक्सी फॉर्म में, ऑक्सी फॉर्म में पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा, ऑक्सी फॉर्म बोले तो पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, बोलिएगा जल्दी से, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, जल्दी से बोलो, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। आंसर करो, आंसर भाई साहब, आंसर करो जल्दी से। कॉपर +2 में D9 सिस्टम है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा, आंसर करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। 6 बजे क्लास है, पता है ना, 6 PM पे क्लास है, 6 PM, 6 PM पे क्लास है OMC का, 6 PM बोले तो OMC। आंसर कर दो जल्दी से, ऐप के ऊपर है, पोल होगा। आंसर नहीं आ रहा भाई, पम्मी वर्मा, पंकज बोलो रे। अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा, पंकज बोल रहा है, बहुत बढ़िया भाई, एकदम से सही बोल दिया तूने तो, एकदम से सही बोल दिया है। क्या होगा, डायामैग्नेटिक, लिख लो, ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, सुपर एक्सचेंज मैकेनिज्म से होता है ये। एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर लेगा, मतलब एक का ऐसे है तो दूसरे का ऐसे है, दो यूनिट है, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड है, दोनों कपल करेंगे, पेयर हो जाएंगे। और यहाँ जो डायामैग्नेटिक होता है ये एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से नहीं होता, यहाँ लिखा नहीं क्या मैंने, डायामैग्नेटिक, यहाँ डायामैग्नेटिक, यहाँ जो डायामैग्नेटिक है
ये बात बहुत ध्यान से सुन लेना, यहाँ जो डायामैग्नेटिक है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से नहीं है, वहां अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है बट डायामैग्नेटिक ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। कलर बोल दो, कलर कैसा होगा? ब्लू कलर होगा सर, ब्लू कलर ड्यू टू, बताओ रे किसकी वजह से होगा कलर? ब्लू कलर इसका किसकी वजह से आता है? एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, बिल्कुल। ब्लू कलर किस वजह से आता है? ब्लू कलर डीडी ट्रांजिशन, एलएमसीटी, एमएलसीटी, नन ऑफ दीज, कौन सा आएगा? ऑक्सी हीमोसाइनिन के अंदर है, कलर किस वजह से आता है? एलएमसीटी, डीडी ट्रांजिशन, एमएलसीटी और नन ऑफ दीज। आंसर करो। बोलो भाई, जल्दी जल्दी से बोल दो। बिल्कुल एकदम सही बोल दिए हो भाई साहब, एकदम। एलएमसीटी, पम्मी वर्मा का एकदम सही आया है, एलएमसीटी की वजह से। किसकी वजह से? एलएमसीटी की वजह से। तो क्या लिखोगे? कलर ड्यू टू एलएमसीटी, ठीक है। और इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं? ब्लू ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड। क्लियर है सबको एकदम से? ब्लू ब्लड, यहाँ क्या होता है? ब्लू ब्लड। ऑल ओके? किसी को डाउट है? अब एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। लास्ट आ गया क्या? बिल्कुल। कोई स्लाइड खाली नहीं है क्या? कोई स्लाइड खाली नहीं है क्या? कहीं कोई स्लाइड कहीं खाली मिल जाए मुझको, थोड़ा सा स्पेस। अरे भगवान थोड़ा सा स्पेस दे दे, यहीं दे दे। चल चलो भाई साहब लिखो रे क्वेश्चन। ऑन चेंजिंग डीऑक्सी टू ऑक्सी हीमोसाइनिन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर मेटल आयन चेंज बाय, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 0। आंसर कर दो भाई, ए बी सी डी करके फटाफट से एक आंसर दे दो। पूरा टॉपिक हो गया कंप्लीट, जल्दी से आंसर कर दो बस 1 मिनट में। जल्दी से आंसर कर दो, जल्दी से आंसर कर दो। ए बी सी डी का आंसर कर दो भाई साहब। ए बी सी डी के अलावा कुछ नहीं लिखेगा कोई भी, सिर्फ ए बी सी डी बोलेगा। फटाफट से आंसर कर दो। बोलो भाई साहब, जल्दी जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी से। देखो, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है, कॉपर +1 में होता है, कॉपर चला जाता है कॉपर +2 के अंदर। इसने पूछा चेंज बाय, तो चेंज बाय में आएगा ऐसे। देखो यहां तक पढ़ता है मुन्ना लोग, ज्यादातर मुन्ना यहीं तक क्वेश्चन पढ़ता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर किस में पूछा है? ऑक्सी में। अच्छा 2 होता है सब 2। अरे चेंज बाय पूछा है, चेंज बाय। चेंज कितने से हुआ है? +1 से +2 में चला गया है। कितने का चेंज आया है? 1 का चेंज आया है। ओनली चेंज बाय 1। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? +1 से चेंज हुआ है, होता +2 है, चेंज बाय पूछ रहा है तो +1 आएगा। क्वेश्चन का पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर। बोलो
बोलो रे मुन्ना, बोलो भाई, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी से बोल दिया जाए रे। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन और ध्यान में आ गया मेरे, एक क्वेश्चन और बता दो। अभी तुमने हीमोग्लोबिन पढ़ा कुछ, सॉरी मायोग्लोबिन के बारे में तुमने पढ़ा, और मायोग्लोबिन के बारे में तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या मायोग्लोबिन भी हेमेटिन का फॉर्मेशन करता है? हेमेटिन जो बनाता है, हीमोग्लोबिन में हम पढ़ेंगे हेमेटिन, क्या वो मायोग्लोबिन भी बनाता है? क्या ऐसा कुछ मायोग्लोबिन बनाता है? हेमेटिन का फॉर्मेशन करता है? क्या उसको करने दिया जाता है? मायोग्लोबिन को, मायोग्लोबिन को हेमेटिन का फॉर्मेशन करने दिया जाता है? हेमेटिन का फॉर्मेशन, बोलिए जल्दी से आंसर करो, क्या बनाया जाता है? कोई बना सकता है? जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से। क्लियर हो गया? जल्दी से आंसर कर दो बस, क्लियर हो गया तो एकदम से जो पूछा उसका आंसर कर दो फटाफट से सारे। और लाइक देख लेता हूं भाई साहब, मुन्ना लोग ने 10 किया कि नहीं किया। भाई साहब क्या बात है, 9 लाइक है यार, अभी अभी सिर्फ 9 लाइक है। इतना जोरदार मामला चल रहा है यार, ऐसे कर रहे हो यार तुम, ऐसे थोड़ा ना होते है, ऐसे कैसे चलते हुए, ऐसे बात नहीं बनत रे, ऐसे कैसे बात बनेगा? क्या ऐसे बात बन जाएगा? नहीं सर, हमें नहीं लगता ऐसे बात बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, मुझे भी नहीं लगता कि ऐसे बात बन जाएगा, मुझे भी नहीं लगता कि बात बन जाएगा। सर जी पढ़ा तो हीमोग्लोबिन का है ही नहीं, मायोग्लोबिन का पूछ रहा हूँ जी, मायोग्लोबिन का बता दो, मायोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन तो बनाता ही है, हीमोग्लोबिन तो हेमेटिन बनाता ही है, तुमने देखा होगा ना, FeO एग्जाम में आया भी हुआ है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि तुमने अगर पढ़ा है तो बता दो भाई, तुमने पढ़ा है तो बता दो, नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ा है तो बता दो, अगर पढ़ा है तो बता दो कि हेमेटिन का फॉर्मेशन कर सकता है या नहीं कर सकता। नहीं फिर जब कुछ प्रॉपर्टी जो बचा है हीमोग्लोबिन को पढ़ेंगे तब पढ़ना तो है ही, तब पढ़ना तो है ही उसको भी। तो यहां तक का मामला क्लियर हो गया हो तो बोलिएगा। अब हम मिलेंगे, अभी तुमको बहुत नई चीज सीखने को मिलेगी। अभी जब हीमोग्लोबिन पे चलेंगे, HB पे, तो बहुत नया चीज सीखने को मिलेगा। HbF क्या होता है, सुना है क्या कभी HbF क्या होता है? नहीं बनाएगा, पंकज नारंग बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो साहब, नहीं बनाएगा एकदम से, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, सही बोले हो, सही बोले हो भाई साहब सारे। अब सुन लो, लेक्चर है 6 बजे होगा, पोल ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का, क्या होगा? पोल होगा, और OMC का। 8 बजे होगा कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन का, और फिर अपना होगा सुबह में 9:30 पर, ठीक है। सर मेरी एज 22 साल है, मैं PSU सेक्टर में जॉब करना चाहता हूं, बट मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो है आती है, मुझे कितना दिन लगेगा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए विद 2 डिजिट रैंक? प्लीज़ रिप्लाई ऑनेस्टली, इन आई एम इन MSc सेकंड। बिल्कुल, देखो भाई साहब सागर, मैं बता देता हूं, अगर तुमको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, तुम कहते हो मैं केमिस्ट्री में जीरो हूं, केमिस्ट्री तुम्हारी जीरो है, अभी के लिए जीरो है। BSc तक मेरी जीरो थी एकदम, BSc तक मेरा भी एकदम जीरो ही था मामला, एकदम जीरो मामला था BSc तक। तो मैं ये नहीं कह सकते कि तुम नहीं कर सकते, 100% कर सकते हो, बट अब तुम MSc में हो ना, सेकेंड ईयर में, MSc सेकेंड ईयर के अंदर तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? कोचिंग तो जैसे तुम यह चल ही रहा है, तुम्हारा जो मामला चल रहा है, इसके साथ साथ तुम बुक पढ़ो MSc के दौरान, बुक MSc के दौरान तुम बुक पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक बोले तो क्लेडन को पढ़ लो, जूफिल को देख लो, कैरोथर को एक बार थोड़ा छोड़ दो, क्योंकि वो तुमको ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा एकदम से। इसके अलावा हाउसक्राफ्ट हुई देख लो, बस ये 4 बुक देख लो, और क्रेप्ट्री का कुछ कुछ मामला देख लो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट क्रेप्ट्री से फंस जाता है एग्जाम के अंदर। तो बुक तुमको MSc सेकंड के दौरान पढ़ना ही पढ़ना है, जितना सिलेबस MSc में आ रहा है वो तो कवर करना ही करना है। इसके अलावा टॉपिक वाइज उठाना स्टार्ट कर दो, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ,
उसके साथ टॉपिक देखोगे। अच्छा, ऑर्गल डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है तो ऑर्गल डायग्राम को पूरा निपटा दो एक बार में, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही तुम्हारा एमएससी पास आउट हो जाता है, फिर तुमको 6 महीने लगाना है एकदम से जमकर। 6 महीने तुमको ये नहीं देखना कि दिन है कि रात है, क्या है क्या नहीं है। अगर तुमको रैंक चाहिए और ओएनजीसी टाइप में आपको जॉब चाहिए तो वैसे गेट क्लियर करना मुश्किल नहीं है, रैंक लाना मुश्किल है बस। और एक चीज और सुन लो, तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों को इक्वली लेके चलना। ऐसा मत हो कि जैसे नेट में तो 2 से निकाल लेते हैं, तीसरा थोड़ा हल्का फुल्का, बट रैंक लाने के लिए तीनों चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और फिजिकल में स्पेशली आपको थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन और थोड़ा सा आपको मतलब फॉर्मूला याद रखने की कैपेसिटी आप कैसे, और फॉर्मूला याद रखने का एक ही तरीका है कि आपने जो पढ़ा है उसको खाली टाइम में अपने दिमाग में रिमाइंड करो बस, कि आज ये कहाँ किया, वहां क्या था, क्या लिखा हुआ था, उस पेज पे क्या लिखा हुआ था, ठीक है। अदरवाइज हम पढ़ते रहेंगे, वो चीज लंबे टाइम तक याद नहीं रहती है। बिल्कुल ये मान के चलो आप अभी एमएससी हो, एमएससी के बाद आप 6 मंथ, क्योंकि एमएससी में थोड़ा एग्जाम भी आ जाता है तो लगातार तैयारी हो नहीं पाती, तो आप एमएससी में अगर पढ़ते हो ना, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करे हो, तो एमएससी के बाद जस्ट 6 मंथ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जीरो है, वरना लोग एमएससी में भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब